नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो कि जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था में वो क्या कुछ खास बातें हैं जो कि भारत को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं और भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती की नींव बनी हुई हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्यायस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर हमारी यही है कि नीति आयोग के सीईओ जो हैं, कौन है सीईओ नीति आयोग के? तो इनका नाम है बी आर सुब्रमण्यम। तो इन्होंने बेसिकली एक बयान दिया है, जिस बयान में इन्होंने बताया है कि भारत अब दुनिया में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया। भारत क्या है? दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। किसको पीछे छोड़ करके? जापान को पीछे छोड़ते हुए। इन्होंने ये बताया, बेसिकली इनका जो डेटा है, जो डेटा इन्होंने शेयर किया, उस डेटा में बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो कुल वैल्यू है, जो टोटल मूल्य है, वो तकरीबन आपका 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। इसके अलावा अगर आप आईएमएफ के डेटा की बात करें तो आईएमएफ का डेटा भी भारत के लिए कुछ ऐसा ही बताता है। आईएमएफ का डेटा ये बताता है कि भारत की 2025-26 यानी 2025 में, यानी कि 2025-26 की जो टोटल इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी है हमारी, वो तकरीबन आपका 4.187 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, यानी कि तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारी जीडीपी वर्तमान समय में मौजूद है, जो कि जापान से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमने जापान को अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो ये ओवरऑल आपका जीडीपी का कुछ डेटा यहाँ पर निकल करके आया है। भारत में अगर आप पर जो कैपिटा इनकम है उसकी बात करें तो 2013-14 के आसपास भारत की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 1438 के आसपास हुआ करती थी, 1438 यूएस डॉलर के आसपास। और वर्तमान समय में ये तकरीबन आपका 2880 यूएस डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है, यानी कि लगभग आपको दो गुना बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो लगभग यहाँ पर दो गुना बढ़ोतरी जो है हुई है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के हुई, जो कि हमारे जो नीति आयोग के सीईओ हैं उनकी तरफ से शेयर की गई थी। तो इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की। इन बिंदुओं में से कुछ डेटा जो है वो आप याद रख सकते हैं। जैसे आईएमएफ के डेटा को आप याद रख सकते हैं कि भारत की टोटल इकोनॉमी की वैल्यू क्या है। फिर भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वर्तमान समय में 2025 में, वो या आप याद रखिएगा, इसको आप अपने मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी प्रीलिम्स में भी इससे सवाल जो है आ सकता है। जैसे कल ही जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें एक सवाल आया था कि भारत की जो पर कैपिटा एमिशन है वो 0.5 से कम है, लेकिन डेटा जो है वो तकरीबन 2% 2 टन के आसपास है। तो इतना आपको इस तरह से भी सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है कि ये आपका कितना है, भारत का पर कैपिटा इनकम 2880 के आसपास है। अगर आप 80 भी नहीं याद रख सकते हैं तो 2800 आप इसको याद रख लीजिए। तो ये सबसे पहले हमने देखा कि हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। अब भारत की जो अर्थव्यवस्था में आपको तीव्र वृद्धि देखने को मिली है, इस तीव्र वृद्धि के पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर अगर आप चर्चा करें तो जैसे सबसे पहले जो एक मेन कारण है वो है आपका अनुकूल वैश्विक और भू राजनीतिक वातावरण। तो जो पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो हम अभी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप अभी का कंपैरिजन देखेंगे तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन आप पिछले कुछ समय से लगातार अगर आप जो है लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के चलें तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपको दुनिया भर में जो है देखने को मिली है। अगर आप रिसेंट समय को छोड़ दें, अगर आप जो है आप 1 से 2 साल पहले देखें तो जो अनसर्टेनिटी है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम थी, जिसने खासतौर पर कोविड-19 महामारी के बाद तो इसने भारत की अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत बनाने में काफी भूमिका अदा की थी। इसके अलावा निजी उपभोग में वृद्धि आपको देखने को मिलती पिछले कुछ समय में कोविड-19 महामारी के बाद। जैसे ही महामारी खत्म हुई तो कंजम्पशन आपका बहुत तेजी से बढ़ गया था, क्योंकि महामारी के दौरान आपका कंजम्पशन कम हुआ था। तो सरकार की तरफ से कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, आरबीआई की तरफ से कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे। उन्हीं प्रयासों का ये परिणाम रहा कि जैसे ही कोविड-19 महामारी खत्म हुई, भारत में आपको बहुत तेजी से कंजम्पशन देखने को मिला। तो इस तेजी से कंजम्पशन में जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि ने भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की। फिर सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया गया, बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई हैं, जो पॉलिसी भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करती हैं। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि भारत में जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, भारत में जो प्राइवेट कंजम्पशन है, उसको बढ़ाया जाए और सरकार अपने लेवल पर भी खर्च जो है बढ़ाने की कोशिश कर रही है। केवल अगर आप 2024 को छोड़ दें, क्योंकि 2024 में क्या हुआ था, हमारे देश में इलेक्शन हुए थे, तो जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम रहा था, कैपेक्स कम रहा था। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली आपका बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो आईएमएफ का डेटा बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2025-26 में 6.2% की दर से बढ़ सकती है। और आपको देखने में 6.2% बहुत कम लग सकता है,
लेकिन अगर आप दुनिया के दूसरे देशों से इसको कंपेयर करें, खासतौर पर दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर आप उनके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये डेटा काफी ज्यादा है, क्योंकि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वो यहाँ पर इस पूरी अनसर्टेनिटी के माहौल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और इस तमाम अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी भारत जो है 6.2% की दर से ग्रोथ कर रहा है। तो ये भारत के लिए आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली अच्छी बात है। तो ये ओवरऑल हमने तीव्र आर्थिक समृद्धि के क्या कारण हैं, उन कारणों पर बात की। अब ओवरऑल अगर आप देखें, भारत ने जब अपनी अर्थव्यवस्था की जर्नी की शुरुआत की थी, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय को अगर आप कंपेयर करें वर्तमान के भारत से, तो जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत को दुनिया की 5 सबसे फ्रेजाइल इकोनॉमीज़ में शामिल किया जाता था। फ्रेजाइल मतलब वो अर्थव्यवस्थाएँ जो कि बहुत वल्नरेबल हैं, जो कि बहुत कमज़ोर हैं और जो कभी भी गिर सकती हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत क्या था? F5 में शामिल था। F5 यानी कि फ्रेजाइल 5 में शामिल था। अब कहाँ पर है भारत? अब भारत T5 में है। T5 यानी कि टॉप 5 में देखने को मिलेगा। तो भारत यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसने फ्रेजाइल 5 से लेकर के T5 तक का जो सफर रहा है, उस सफर को पूरा किया है। तो वर्तमान समय में भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, 5 सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा नीति आयोग की भी बेसिकली एक रिपोर्ट है, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग की, ये रिपोर्ट बताती है कि ये बेसिकली जो यात्रा रही है भारत की, फ्रेजाइल 5 से लेकर के टॉप 5 तक की जो यात्रा है, ये यात्रा सतत सुधार यानी कि सस्टेनेबल रिफॉर्म्स जो हमारी इकोनॉमी में किए गए हैं। चाहे आप बात करें, जब हमारी इकोनॉमी शुरू हुई थी, तो हमने जो शुरुआत की थी, वो कहीं न कहीं स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी से हमने शुरुआत की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी से शुरुआत की थी। और जो 1948 का हमारा इंडस्ट्रियल जो पूरा एक जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में बहुत सारे सेक्टर्स को कंट्रोल करके रखा गया था। लेकिन धीरे-धीरे अगर आप इसको कंपेयर करें वर्तमान समय से, तो अधिकांश जो हमारे देश में इकोनॉमिक सेक्टर हैं, उनको लिबरलाइज़ कर दिया गया है, उनको खोल दिया गया है। सरकार अभी भी लगातार इस संदर्भ में कोशिश कर रही है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर अगर आप रिसेंट बजट को ही देखें, तो जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, वहाँ पर आपका जो एफडीआई की लिमिट है, उसको 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया था। हालाँकि उसमें एक शर्त भी थी, शर्त ये थी कि 100% आप केवल एफडीआई तभी ला सकते हैं, जब आप अपने प्रीमियम का पैसा भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि भारत में एक जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, उस इन्वॉल्वमेंट को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो इसके लिए सरकार बहुत सारी कोशिशें कर रही है। तो सस्टेनेबल रिफॉर्म्स आपको हमारी इकोनॉमी में देखने को मिले हैं। वैश्विक भागीदारी, भारत की इकोनॉमी जो है लगातार ग्लोबल जो इकोनॉमी है, उससे इंटीग्रेट होती जा रही है। और फिर आंतरिक सशक्तिकरण भी देखने को मिला है आपको, इंटरनल जो एम्पावरमेंट है, वो भी देखने को मिली है। सरकार की तरफ से भारत का जो बेस है, उसको भी मजबूत करने की कोशिश की गई है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर देखे कि भारत की अर्थव्यवस्था की जर्नी किस तरह की रही है। अब इस जर्नी के दौरान हमने अपने लिए एक टारगेट डिसाइड किया है। टारगेट ये है कि 2047 तक, क्या टारगेट है? 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। क्या बनना है? एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है। क्या-क्या टारगेट है भारत के? उन टारगेट्स की अगर आप बात करें, जैसे सबसे पहले एक टारगेट यही है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश का दर्जा प्राप्त करना है। इसके अलावा अगर आपको विकसित दर्जा प्राप्त करना है, तो हमारी इकोनॉमी 2047 तक क्या टारगेट है? $30 ट्रिलियन का। कितना टारगेट है हमारा? $30 ट्रिलियन का टारगेट है। अभी इकोनॉमी कितनी है? अभी आपकी है $4 ट्रिलियन। तो थोड़ा-सा मुश्किल टारगेट है कि आप $4 ट्रिलियन से केवल हम आप कह सकते हैं कि आपके पास लगभग 22 साल बचे हुए हैं। तो इन 22 सालों में हमें एक्स्पोनेंशियली ग्रो करना पड़ेगा, हमें बहुत तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा, अगर हमें ये 4 से 30 तक पहुँचना है। लेकिन फिर भी टारगेट है हमारा, टारगेट बड़ा ही होना चाहिए ताकि आप और मेहनत कर सकें। तो टारगेट हमारा क्या है? $30 ट्रिलियन का टारगेट है। इसके अलावा भारत का एक टारगेट ये भी है कि भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसकी पर कैपिटा इनकम जो है, वो विकसित देशों के बराबर होनी चाहिए। और अगर आप वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर्स को अगर आप देखें, तो वर्ल्ड बैंक का इंडिकेटर ये है कि किसी देश को डेवलप्ड कंट्री तब माना जाएगा जब वहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है, वो तकरीबन आपका $1400 के आसपास है। भारत की कितनी है पर कैपिटा इनकम? भारत की है तकरीबन आपका $2800 के आसपास, $2880 के आसपास। तो अभी भी हमको और ज़्यादा ग्रोथ करने की ज़रूरत है, ताकि जो डिफरेंस हमारे बीच अभी बचा हुआ है, इस डिफरेंस को पूरा किया जा सके। तो ये ओवरऑल हमने टारगेट क्या है, उन टारगेट्स की बात कर ली है।
सभी जो मानक हैं एक विकसित देश बनने की क्या-क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, जैसे अच्छा जीवन स्तर हमारे देश में होना चाहिए, तो ये भी हमारा टारगेट है। तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ये भी टारगेट है। न्याय प्रणाली बेहतर हो, तो इन तमाम टारगेट्स को प्राप्त करने की कोशिश जो है, वो यहाँ पर ओवरऑल सरकार करने वाली है। अब विकसित भारत के 6 आधार स्तंभ भी हैं, कहाँ-कहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं, क्या-क्या मजबूत है हमारी इकोनॉमी में, वो इन 6 स्तंभों से आपको पता लगेगा। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक लक्ष्य और रणनीति, यानी किन 6 आधारों पर, किन 6 पिलर्स पर चलते हुए, किन 6 पिलर्स पर हमारी जो है विकसित इकोनॉमी आधारित होगी, वो 6 पिलर्स आपके सामने मौजूद हैं। जैसे पहला पिलर है मैक्रो इकोनॉमी लक्ष्य, हमको माइक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स जो हैं, वो डिसाइड करने पड़ेंगे। हमारे जो नागरिक हैं, उनको और ज़्यादा एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि एक इकोनॉमी कैसे बनती है, एक देश कैसे बनता है? एक देश केवल कागज़ का टुकड़ा नहीं होता, एक बहुत फेमस कविता है कि एक देश जो है वो केवल कागज़ से बना नक्शा नहीं होता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक देश बेसिकली अपने नागरिकों से बनता है, तो नागरिकों को एम्पावर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमें एक समृद्ध और सतत अर्थव्यवस्था बनानी पड़ेगी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर ध्यान देना पड़ेगा, नवाचार पर ध्यान देना पड़ेगा। हम एक वैश्विक लीडर के तौर पर वर्तमान समय में उभर रहे हैं, खास तौर पर जो ग्लोबल साउथ है उसके लीडर के तौर पर। तो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर हमारी जो भूमिका है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें और बेसिकली जो हमारे सक्षम कारक हैं, जैसे शासन में हमें सुधार करना पड़ेगा, सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना पड़ेगा, जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो ये तमाम जो आपके फैक्टर्स हैं, ये 6 पिलर्स जो हैं, ये हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्या-क्या चैलेंजेज़ आ सकते हैं, उन चैलेंजेज़ की बात करें अगर इकोनॉमी में, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो कि आपका सबसे शॉर्ट टर्म चैलेंज है, फिलहाल के लिए हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है आपका वैश्विक व्यापार में अस्थिरता और तनाव। तो दुनिया में आपको एक ग्लोबल ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है। जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दुनिया के अलग-अलग देशों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। तो इस बहुत ज़्यादा टैरिफ की वजह से बेसिकली आपका दुनिया का जो व्यापार है वो डिसरप्ट हो चुका है। ऐसे में ये जो डिसरप्ट व्यापार है, ये कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा और भारत की क्षमता को भी प्रभावित करेगा। तो इससे हमें कहीं न कहीं बचने की ज़रूरत है, इससे हमें थोड़ा-सा सुधार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने बात की थी कि आईएमएफ का अनुमान ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.2% की दर से बढ़ सकती है, लेकिन आईएमएफ का रिवाइज़्ड अनुमान था, यानी कि रिवाइज़्ड एस्टिमेट था। इससे पहले आईएमएफ का जो अनुमान था, वो ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी, लेकिन बाद में उन्होंने इसको कम करके 6.2% कर दिया था। यानी कि थोड़ी-सी गिरावट यहाँ पर उनको भी नज़र आई थी। उनका भी कहना था कि इकोनॉमी में भी और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो हालाँकि कई जानकार ये मानते हैं कि जो गिरावट यहाँ पर की गई थी, गिरावट मुख्य तौर पर ये जो आपको ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही थी, इस अनसर्टेनिटी के कारण है। लेकिन आप ये बेसिकली एक केवल एक सुझाव था। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमें अभी और ज़्यादा सुधार अपनी इकोनॉमी में करने पड़ेंगे। तो एक ये कहीं न कहीं हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। और फिर अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो हमने देखा कि अगर आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाना है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको पर कैपिटा इनकम चाहिए तकरीबन आपका 14,000 यूएस डॉलर के आस-पास। तो भारत में कितना है? भारत में है 2800 यूएस डॉलर, यानी अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं दुनिया के डेवलप्ड देशों से। तो वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें अपनी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सीरियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी का जो बेस है, उस बेस में बदलाव करने की ज़रूरत है। और बेस में बदलाव कर आप कैसे करेंगे? जब आप जो हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें चेंज करेंगे। जैसे आपका एजुकेशन हो गया। एजुकेशन क्या है? तो स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि जिन फैक्टर्स पर हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है। तो जैसे अगर आप देखें, तो शिक्षा जो है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर लोगों के पास एजुकेशन होगा, तो वो इकोनॉमी में एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पर काम कर पाएँगे, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर हमारे पास होगा, तो इससे हमारी इकोनॉमी और ग्रो करेगी। तो एक आपका है कि शिक्षा को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने की ज़रूरत है, श्रम बाज़ार जो है, उसमें स्किल को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो भी तमाम लोग हैं, वो एक जो नॉन स्किल्ड सेगमेंट है, उससे आगे बढ़ कर के स्किल्ड सेगमेंट की तरफ ट्रांसफ़र हो सकें, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए आगे और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये कुछ चुनौतियाँ हमारी इकोनॉमी के लिए हुई। और अंत में सॉरी बेसिकली आपका आगे की राह की बात कर लेते हैं कि क्या-क्या सुधार जो हैं वो इकोनॉमी में किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सुसंगत आर्थिक नीतियों और योजनाओं का पालन जो है कर सकते हैं। अपनी इकोनॉमी के लिए बेहतर जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उनको बना सकते हैं। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच में जो असंतुलन है, उस असंतुलन को ठीक किया जा सकता है, उस इम्बैलेंस को ठीक करने की ज़रूरत है। यानी कि गाँव में अगर आप देखेंगे तो आपको इकोनॉमी का एक अलग जो है शेप देखने को मिलेगा। शहरों में इकोनॉमी का अलग शेप देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को फिल करने की ज़रूरत है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो मानव पूंजी में, ह्यूमन कैपिटल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिसकी बात हमने पिछली स्लाइड में भी की है। पिछली स्लाइड में मतलब यही था कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी वही बात है कि आपको शिक्षा में जो है निवेश करना पड़ेगा, आपको स्वास्थ्य में निवेश करना पड़ेगा, आपको कौशल विकास में निवेश करना पड़ेगा। इस बार का बजट यदि आप देखेंगे तो इस बार के बजट के में कौन से सेगमेंट के लिए कितना एलोकेशन किया गया है, वो अगर आप देखें तो बजट का एक पेज है, उस पेज में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि जो डिफेंस बजट है वो सबसे ज्यादा है और साइंटिफिक रिसर्च पर हमारा जो बजट है वो सबसे कम है। तो अब आप देखिए कि क्या जो साइंटिफिक रिसर्च है वो क्या डिफेंस से कम है, तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि हम साइंटिफिक रिसर्च पर और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें, हम हमारे जो युवा हैं उन पर और ज्यादा खर्च कर सकें, ताकि ओवरऑल जो आपकी इकोनॉमी में जो ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है उसकी डिमांड को पूरा किया जा सके। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं। फिर तकनीकी नवाचार और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करना चाहिए, यानी कि हमें और ज्यादा इनोवेशन करने की जरूरत है ताकि ग्लोबल मार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो compete कर सकें। अभी क्या होता है कि अभी ओवरऑल हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट में compete ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी क्वालिटी उस लेवल की होती ही नहीं है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट में compete ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एक विकसित अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं सबसे पहले हम उनकी गुणवत्ता में सुधार करें और इसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट्स का जो इनोवेशन है वो भी किया जाए। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें R&D पर खर्च करना पड़ेगा। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना पड़ेगा, हमें अनुसंधान पर खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें हमारी न्याय प्रणाली जो है, गवर्नेंस सिस्टम जो है, सेफ्टी इकोसिस्टम जो है, इन तमाम चीजों में भी सुधार करना पड़ेगा। इनको ही तो आप अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर मानते हैं, इनको आप अपनी इकोनॉमी का बेस मानते हैं। तो बेस में भी सुधार करने की जरूरत है ताकि हम अपने देश में एक समावेशी और सक्षम अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपका आगे की राह के तौर पर हमने देखे। और अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल को आपको सॉल्व करना है। सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।